नमस्कार साथियों, कैसे हो आप लोग सभी। वैसे आप लोगों को ये बताते हुए खुशी हो रही है कि शिक्षा इंस्टीट्यूट ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अभी कोरोना के सीज़न में आपको घर बैठे अध्ययन सामग्री मिले, पीएससी की तैयारी आपकी चालू रहे, उसके लिए प्रयास शुरू किया है। मुझे आमंत्रित किया गया है यहाँ कि सर आप स्टूडेंट्स के भी काफ़ी सारे मैसेजेस हैं, फ़ोन्स हैं, रिक्वेस्ट हैं कि सर कुछ क्लासेस आप अगर यूट्यूब पर या ऑनलाइन क्लासेस ले पाएँ तो हमें थोड़ी मदद मिलेगी। तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कुछ क्लासेस आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। कुछ चीज़ें 2-4 मिनट जो मेरे से पढ़े हैं वो जानते हैं कि डायरेक्ट पढ़ाना तो शुरू करूँगा नहीं, है ना। तो कुछ चीज़ें आप लोगों से के साथ शेयर करना चाहूँगा। पूरी दुनिया 4-5 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही है अभी। आप लोगों को तो पता है, कोरोना, लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऐसे ही 4-5-6 शब्द ही हैं। पूरी दुनिया रोज सुबह से लेकर रात तक इन 4-6 शब्दों के इर्द गिर्द घूम रही। पर मेरा मानना यह है कि पूरी दुनिया में जो हो रहा वो तो ठीक है, पर ये जो पीएससी की दुनिया होती है ना, ये जो यूपीएससी की दुनिया होती है ना, इसमें इन शब्दों से भी ज़्यादा अगर कुछ शब्द चल रहे हैं तो पीएससी, मेंस, इंटरव्यू, दर्शन शास्त्र, समाजशास्त्र, छत्तीसगढ़, मैथ, रीजनिंग, छत्तीसगढ़ी, हिंदी, इंग्लिश, ऐसे ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं। शायद मैं सही बोल रहा हूँ, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखकर अप्रिसिएट कर रहे होंगे मेरी बातों को कि हाँ सर सही बोल रहे हैं करके, ठीक है। तो मुझे पता है कि पीएससी का बच्चा इतना जुनूनी हो जाता है ना कि वो सोते समय भी उसको पीएससी, दिन भर पीएससी, तो उसको भी क्वारंटीन और आइसोलेशन और लॉकडाउन और कोरोना उतना प्रभावित नहीं कर पाएगा जितना उसको दर्शन और समाजशास्त्र और लोक प्रशासन और आपके सामाजिक विधान प्रभावित कर रहे होंगे। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी, सर छत्तीसगढ़ आप पढ़ा ही चुके हैं, छत्तीसगढ़ के वैसे भी ढेर सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं, वीडियोस मिल रहे हैं, छत्तीसगढ़ प्री में ही ऑलरेडी हम बहुत पढ़ लेते हैं, इसलिए कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स पे फोकस कीजिए जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे काम आए। तो मुझे लगा कि चूँकि मेरे पास भी टाइम की कमी रहती है, आप लोग सभी जानते होंगे अभी, तो फिर भी मैं चूँकि टीचिंग मेरा पैशन है इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कुछ भी अगर आपके पढ़ाई में 0.1% कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाऊँ तो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा खुशी देगी। तो कुछ बच्चों से मैंने फीडबैक लिया कि कौन सा सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहते हो, तो वो बोल रहे थे ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स जो जैसे आपका समाजशास्त्र है, तो उन लोगों कुछ बच्चों का जो सबसे ज़्यादा डिमांड था वो समाजशास्त्र था। तो छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र के ज़्यादा वीडियोस या फिर ज़्यादा लेक्चर्स या फिर ज़्यादा कंटेंट लोगों के पास नहीं है, और जो हैं भी वो 2012 से लेकर 2017 पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए नोट्स हैं। समझिएगा मेरा कहने का क्या मतलब है। समाजशास्त्र 2012 से 2017 तक में भी है और 2018 से भी है। आपको 2019 के पीएससी का मेंस लिखना है या उसके आगे का मेंस लिखना है तो समाजशास्त्र तो वही है, सिलेबस भी वही है। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि 2012 से 2017 का समाजशास्त्र अलग है मेरी नज़र में और 2018 से आगे का समाजशास्त्र मेरी नज़र में अलग है। आप लोगों की नज़र में भी होना चाहिए अगर आप लोगों ने अच्छे से एनालिसिस किया हुआ है तो। अब कैसे अलग है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि पहले समाजशास्त्र आपका समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र के का एक पेपर होता था, 7th पेपर। उस पेपर में सोशियोलॉजी जब आप पढ़ते थे ना, तो सोशियोलॉजी पढ़ते समय आपके दिमाग में रहता था किसी भी चीज़ को हमको ऐसे पढ़ना है कि उसका 30 शब्द का भी आंसर हम लिख पाए और ठीक उसी क्वेश्चन का 500 शब्द का भी आंसर लिख पाए। तो वो स्लॉट काफी लंबा होता था, मतलब हर एक टॉपिक को आपको ऐसे पढ़ना पड़ता था कि 500 शब्द के भी क्वेश्चन उस टॉपिक से आ सकते हैं। तो किसी टॉपिक को आप शॉर्ट में पढ़ के नहीं जा सकते थे, ये कमी थी। लेकिन अब जब नया सिलेबस आया है तो आप लोगों को सिलेबस तो पता होगा, सिलेबस के साथ उसका पैटर्न पता होना जरूरी है। जैसे सोशियोलॉजी का पेपर है, सोशियोलॉजी का पेपर आपका सेकंड पार्ट में है, जिस भी पेपर में है उसके सेकंड पार्ट में सोशियोलॉजी है। सेकंड पार्ट मतलब कितने मार्क्स का सोशियोलॉजी आएगा, तो ये आपका 50 मार्क्स का सोशियोलॉजी आपका पूछा जाएगा मेंस में। ये सभी चीज क्लियर होना चाहिए आपको। कितने नंबर का सोशियोलॉजी आएगा बोलने से 50 नंबर का सोशियोलॉजी टोटल आएगा। ये बहुत सारे लोगों को पता होगा, तो उनको यहाँ पे का पॉइंट थोड़ा सा यूजफुल नहीं लग रहा होगा, यूजलेस लग रहा होगा कि सर ये तो हमको पता है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं किसी भी क्लास को शुरू करते हैं कि बच्चा ब्लैंक है, कोरा है, उसको कुछ भी नहीं पता है, हम वहीं से शुरू कर पाते हैं। इसलिए जिनको ये यूजलेस लगे वो थोड़ा सा वीडियो को फॉरवर्ड करके आगे बढ़ जाएं, पर देख लेने से 2 मिनट में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। 50 मार्क्स के आपके मेंस में सोशियोलॉजी के क्वेश्चन होंगे। ये 50 मार्क्स कैसे डिवाइडेड है इसको समझिएगा। सोशियोलॉजी का जो 50 मार्क्स है, इसको आपको पीएससी का पूरा पैटर्न तो पता होना चाहिए मेंस का, कि पीएससी में 30 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं, 60 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं,
100 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं, 125 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं और 175 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं। सभी के लिए अलग अलग मार्क्स डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हम सबसे पहले आते हैं कि 30 शब्द के आंसर। कितने शब्द के आंसर? 30 शब्द। तो एक क्वेश्चन इस टाइप का होगा कि आपको क्वेश्चन दिया जाएगा और 30 शब्दों में उसका उत्तर आपको देना है। फिर आगे जाएंगे तो ऐसे कितने शब्दों में लिखना है आपको? 60 शब्दों में लिखना है किसी का आंसर। किसी क्वेश्चन का आंसर आपको 100 शब्द में लिखना है, किसी का आपको 125 शब्द में लिखना है, और जो लॉन्गेस्ट आंसर आप लिख सकते हो पीएससी में वो होगा कितने का? 175 शब्द का। पर आप लोग सिलेबस को अच्छे से एनालाइज कर चुके हो, अच्छे से पढ़ चुके हो, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए क्योंकि ये सेकंड स्लॉट में है, सेकंड पार्ट में है सोशियोलॉजी, इसलिए यहाँ पे 175 शब्द का क्वेश्चन नहीं है। मतलब सोशियोलॉजी में जो सबसे मैक्सिमम शब्द हो सकते हैं, जो सबसे बड़ा आंसर होगा, वो आप कितने में लिख पाओगे? 125 शब्द का आंसर आपको मैक्सिमम लिखना है। आपका माइंडसेट चेंज होना चाहिए, समझ रहे हो? आप क्या कर रहे हो, 2012 से लेकर 2018 तक का अनसॉल्व्ड पेपर रखे हुए पीएससी का, तो जब आप उसके अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी को देखोगे तो सोशियोलॉजी के डिमांड में 250 शब्द का क्वेश्चन भी था, 500 शब्द का क्वेश्चन भी था 2017 तक में। लेकिन आज मैक्सिमम शब्द कितने हैं? 125। समझ रहे हो आपको क्या करना है? समझा रहा हूं। 125 शब्द का मैक्सिमम है। मतलब सोशियोलॉजी में 4 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, 30 शब्द के, 60 शब्द के, 100 शब्द के, 125 शब्द के। क्लियर है? जो 30 शब्द का क्वेश्चन होगा उसमें पर क्वेश्चन कितने मार्क्स होंगे? 2, और ये टोटल इनका नंबर रहेगा आपका 6। कितने प्रश्न आएंगे? 30 शब्द के 6 प्रश्न आएंगे। जो 60 शब्द का प्रश्न रहेगा उसमें एक प्रश्न का मार्क्स होगा 4, और टोटल प्रश्न कितने आएंगे? 3। जो 100 शब्द का रहेगा उसमें एक क्वेश्चन रहेगा 8 नंबर का, और ऐसे आपके 2 प्रश्न आएंगे, और 125 शब्द का जो रहेगा उसके 10 मार्क्स रहेंगे, और ऐसा आपका एक प्रश्न आएगा। तो यहां पे देखते जाइए, 6 दूनी 12, 4 तिया 12, 8 दूनी 16, और ये 10। तो 12 12 24, 10 36, 10 50। यहाँ पे हिसाब किताब क्लियर हुआ? 50 मार्क्स का सोशियोलॉजी आएगा, और ये आपके होते हैं 50। सोशियोलॉजी क्या है, क्या पढ़ना है, कांट दुर्खिम, इससे पहले ये जानना जरूरी है। आप यहाँ पे अगर स्ट्रांग हैं तब आपकी पूरी पढ़ाई में ये चीजें आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेंगी। आपको यही चीज नहीं पता है, आप किसी भी चीज को बिना सिर पैर का पढ़े हो, ये कोई मतलब नहीं है। जब भी आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि कैसे सोशियोलॉजी में क्वेश्चन आएंगे। 30 शब्द के क्वेश्चन आएंगे, 60 शब्द के क्वेश्चन आएंगे, 100 शब्द के, 125 शब्द के क्वेश्चन आएंगे। आप किसी टॉपिक के ऊपर पीएचडी कर डालें, समाजशास्त्र का जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस को यूपीएससी का जो सोशियोलॉजी ऑप्शनल है उसका 30% 40% बोला जाता है। समझ रहे हैं कि जो आपके टॉपिक के हेडिंग्स है ना, उनको आप जितना डिटेल में पढ़ोगे कम है। डिटेल करने की कोई सीमा नहीं है। आप पांडे सर, डॉक्टर एस एस पांडे शिक्षा इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, दीक्षांत आईएएस चलाते हैं, समाजशास्त्र के पूरे भारत में सबसे बड़े शिक्षक हैं। हम उनको कई बार बुला चुके हैं क्लासेस के लिए। आप उनसे जब सिलेबस दिखाएंगे तो पूछेंगे सर ये सोशियोलॉजी कितने दिन में होगा, तो बोलते हैं 1.5 महीना लगेगा, क्योंकि वो टॉपिक लिख दिया, लेकिन वो टॉपिक अपने आप में एक ग्रंथ है, क्योंकि वो यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं हमको 50 नंबर के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना है। क्लियर है? कितने नंबर के लिए? 50 नंबर के लिए सोशियोलॉजी पढ़ना है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि सोशियोलॉजी में मैक्सिमम कोई भी आंसर हमको कितने में लिखना है, तो 125 शब्द में लिखना है। ये चीजें क्लियर होंगी। अब अपन देखते हैं कि अब हमारा सोशियोलॉजी पढ़ने का तरीका कैसा होना चाहिए। तो मैं जब आपको क्लियर कर चुका कि 125 शब्द का मैक्सिमम प्रश्न लिखना है, 6 प्रश्न हमारे छोटे रहेंगे 2 नंबर के, फिर आपके 3 प्रश्न 4 नंबर के छोटे ही प्रश्न है, 100 शब्द भी छोटा ही प्रश्न है, ये भी आपका 2 प्रश्न रहेंगे। एक क्वेश्चन 125 नंबर का, वो भी बड़ा प्रश्न नहीं है, मध्यम प्रश्न है। तो हमको सोशियोलॉजी का हर टॉपिक को ऐसा तैयार करना है कि हर चीज का हम मतलब जिस्ट बना लें, हर चीज का निचोड़ जाने। हमको बहुत ज्यादा कंटेंट की आवश्यकता सोशियोलॉजी में नहीं पड़ेगी, इसलिए सोशियोलॉजी में बहुत मोटी किताबें, बहुत बड़े बड़े नोट्स और बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स की जरूरत हमको नहीं है। सोशियोलॉजी को पढ़ने के लिए मुझे लगता है कि कुछ हद तक मैं आप लोगों की अगर मदद कर पाया तो आप लोग ये वीडियो देखिए। इस वीडियो के बाद अगर आपको समझ में आता है तो आप फिर उसका फीडबैक मुझे बताइएगा। सोशियोलॉजी पढ़ना है तो सोशियोलॉजी को सबसे पहले तो ये कीजिए कि मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस चीज़ को समझाता हूँ। जैसे सोशियोलॉजी का आप लोग सबसे पहले तो सिलेबस अपने सामने रखिए। आज जो हम सोशियोलॉजी के सिलेबस में जो 2-3 पार्ट कवर करने वाले हैं, उसमें हम करेंगे कि पहला पार्ट, आपका पहला टॉपिक जो दिया है सोशियोलॉजी का अर्थ, दूसरा आपका दिया है क्षेत्र, क्या दिया है? क्षेत्र। तीसरा दिया है प्रकृति, क्या दिया है? प्रकृति। और चौथा दिया है महत्व, क्या दिया है? महत्व। तो आपके मेंस के सिलेबस के अकॉर्डिंग सोशियोलॉजी के हम 4 टॉपिक्स पे आज बात करने वाले हैं, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व। आप लोगों को लगेगा ये वीडियो काम का नहीं है, अर्थ, क्षेत्र, प्रकृति, महत्व सभी किताबों का प्रारंभिक चरण है। सभी नोट्स में प्रारंभिक तौर पे अर्थ दिया है, क्षेत्र दिया है, प्रकृति दिया है, महत्व दिया है, और आप लोगों ने कई बार ये पढ़ चुका है। आप लोग जब भी किताब खोलते हो यहीं से शुरू करते हो ना,
और इसको मैं आपको अभी बोलूंगा समाजशास्त्र का अर्थ लिखिए तभी लिख लोगे, क्षेत्र लिखिए तभी लिख लोगे, प्रकृति भी लिख लोगे, महत्व भी लिख लोगे, नहीं। मुझे लगता है कि पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए, यहीं से शुरू होगा। हम जिस विषय को जिस तरीके से पढ़ना शुरू करते हैं हम खत्म भी उसी तरीके से करते हैं। तो अपन आएंगे समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, सीधा सा बात है समाजशास्त्र का अर्थ। तो हम ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स को, जैसे समाजशास्त्र बीए और एमए में भी होता है ना, कि समाजशास्त्र से लोग बीए पढ़ते हैं, एमए पढ़ते हैं। स्कूल में भी जो लोग आर्ट्स लिए होंगे 11th-12th में, या चलिए सब 8th तक तो सभी पढ़े हैं, 10th तक तो सभी पढ़े हैं, 10th तक सोशल स्टडीज़ करके, सामाजिक विज्ञान करके विषय अपन पढ़ते थे। हमारी आदत होती है जो भी मानविकी विषय होते हैं, ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट होते हैं, उनमें हमको लगता है ऐसा कोई प्रश्न नहीं आएगा जो हमसे नहीं बनेगा। मतलब जैसा भी प्रश्न आए उत्तर तो हम लिख ही देंगे। साइंस में ये चीज़ नहीं है। साइंस में किरचॉफ लॉ अगर आपको पता है तो लिखोगे, नहीं तो न्यूटन का लॉ तो नहीं लिख सकते ना वहाँ पे। तो साइंस वाला बच्चा एक्यूरेसी के साथ पढ़ने का कोशिश करता है कि नहीं भाई, मतलब किरचॉफ लॉ है तो वही मेरे को पढ़ना है। जबकि आर्ट्स वाले बच्चे के पढ़ने का तरीका थोड़ा सा चेंज होता है कि अरे यार थोड़ा सा जान के उसके बाद फेंक के आना है। समझ गए ना। बीए वाले बच्चे क्या करते हैं, समाजशास्त्री विद्वान एडम गिलक्रिस्ट, क्योंकि बीए का पेपर चेक ऐसी होता है कि एडम गिलक्रिस्ट नामक विद्वान ने कहा, क्रिकेटर का नाम लिख के आ गए, साइकिल के पार्ट्स का नाम लिख के आ गए, प्रोफेसर हैंडल, प्रोफेसर चैन, प्रोफेसर आपका स्टैंड, है ना। तो ऐसा टाइम रहता नहीं प्रोफेसर के पास, वो चेक कर लेते हैं, आपको नंबर मिल जाता है और आपका वही धारणा यहाँ बन जाता है कि समाजशास्त्र में पढ़ने की क्या जरूरत है यार, फेंक के आना है। तो पहला चीज़ तो मैं आपको पहले जो समझाया उसमें फेंकने की संभावना बिल्कुल नहीं है। 125 मैक्सिमम वर्ड लिमिट है, मतलब आपके पास बिल्कुल भी संभावना नहीं है इधर उधर की बात लिखने का। टू द पॉइंट आंसर लिखेंगे, आपको मार्क्स मिलेंगे। और टू द पॉइंट हमको पढ़ना ही है। हम क्यों इधर उधर की चीज़ों को पढ़ें, हम क्यों अनावश्यक चीज़ों को पढ़ें। अर्थ, समाजशास्त्र का अर्थ, जब आप किताबें खोलेंगे, यूपीएससी के नोट्स खोलेंगे, तो समाजशास्त्र का अर्थ 10 पेज में लिखा गया है। कितने पेज में लिखा गया है? 10 पेज में। लेकिन आप अब एक स्टूडेंट के तौर पे एनालाइज कीजिए कि समाजशास्त्र का अर्थ, ये क्वेश्चन आने की संभावना है क्या? आ सकता है, पर कम संभावना है, पर आ सकता है। ठीक है, तो आ सकता है, कितने मार्क्स में आ सकता है? मेरे को तो नहीं लगता कि समाजशास्त्र के अर्थ को कभी 125 शब्द में पूछा जा सकता है या 100 शब्द में पूछा जा सकता है। ये पूछा जाएगा तो 30 या 60 शब्द, मेरा ये मानना है भाई। बाद में अगर पूछ दिया तो मेरे को गाली दोगे, बोला था करके, ठीक है। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि अर्थ जैसा आपका ये क्वेश्चन होगा, ये टॉपिक होगा, तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 60 शब्द के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो समाजशास्त्र का अर्थ जब आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? बहुत सारे लोग बिना पढ़े भी लिख के आ जाओगे कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। तो समाज का अध्ययन करना समाजशास्त्र का अर्थ है। अब यहाँ पे ये आपका फेकोलॉजी हो जाएगा। समाजशास्त्र की एक्यूरेट परिभाषा आपको पता होना चाहिए, फिर आप उसको लिखिए, आपको नंबर मिलेगा। आप 2 नंबर के क्वेश्चन को या 4 नंबर के क्वेश्चन को हल्के में मत लीजिए, उसको एक्यूरेट आंसर लिखिए, आपको टोटल मार्क्स मिलेंगे। 2 नंबर में 2 नंबर पाने का प्रयास कीजिए। लोग नंबर क्यों कम पाते हैं? क्योंकि 2 नंबर में 1 नंबर, 1.25 नंबर, 1.5 नंबर मिलता है, क्योंकि आप कुछ ना कुछ इनएक्यूरेट और मतलब इनएप्रोप्रिएट चीज़ें लिख के आ जाते हैं वहाँ पे। जैसे चेक करने वाला विशेषज्ञ होता है, समाजशास्त्र का विशेषज्ञ है, वो बोलता है जो पॉइंट आना था वो तो आया नहीं, जबरन की चीज़ें ज़्यादा आ गई। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, समाजशास्त्र की क्षेत्र क्या है, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, तो समाजशास्त्र के बेसिक्स को थोड़ा सा समझेंगे। अर्थ में ही हम बेसिक्स को समझेंगे। जैसे हम क्या बोले कि समाजशास्त्र क्या है, तो उसको ना समाजशास्त्र में सैकड़ों विद्वान हुए, समाजशास्त्र जैसे विषय में सैकड़ों विद्वान हुए, और सैकड़ों विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी समाजशास्त्र की। उन्होंने समाजशास्त्र को, या समाजशास्त्र को हम सोशियोलॉजी बोलते हैं, सोशियोलॉजी को अपने अपने तरीके से डिफाइन करने का प्रयास किया हर एक विद्वान ने। तो समाजशास्त्र का अर्थ कोई एक लाइन में नहीं डिसाइड हो सकता। लेकिन जब समाजशास्त्र विषय के रूप में सामने आया, बहुत सारे विद्वानों का मत सामने आया, तब अपन क्या करते हैं, हर चीज़ को ना मतलब एक उसका निष्कर्ष क्या है वहाँ पे जाते हैं। तो समाजशास्त्र के अर्थ के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग, ये विद्वान जब मैं बोल रहा हूँ तो आप सोच रहे होगे कि भाई ये विद्वानों की परंपरा कहाँ से शुरू हुई? कभी तो होगा जो कोई पहला विद्वान आया होगा समाजशास्त्र का, तो उसी को हम बोले होंगे समाजशास्त्र का जनक। क्या बोले होंगे? समाजशास्त्र का जनक। तो समाजशास्त्र का जनक हम बोलते हैं एक फ्रांसीसी विद्वान थे। कौन से देश के विद्वान थे? फ्रांस। तो फ्रांस के विद्वान थे, नाम आप सभी को पता होगा, तो इनका नाम था अगस्ट काम्ट। क्या नाम था? अगस्ट काम्ट। ठीक है, तो यहां पे याद रखना है कि समाजशास्त्र के अर्थ में हम थोड़ा सा समाजशास्त्र के बेसिक्स पे, हिस्ट्री पे जाएंगे कि फ्रांस के विद्वान थे। फ्रांस के विद्वान का नाम था अगस्ट काम्ट। क्या नाम था? अगस्ट काम्ट ने 1838, कब? 1838, याद रहेगा 1838,
ये आपका कहीं पे मेंशन कर पाओ अच्छी बात है, फैक्ट जितने दिखेंगे उतने आपको मार्क्स मिलेंगे। 1838 में समाज शास्त्र या सोशियोलॉजी, क्या नाम, सोशियोलॉजी शब्द पहली बार उपयोग कौन किया था, अगस्ट काम्ट। कौन किया था, अगस्ट काम्ट। इसलिए हम क्या कहते हैं, समाजशास्त्र विषय का जनक किसको बोलते हैं, अगस्ट काम्ट को। किसको बोलते हैं, अगस्ट काम्ट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि अगस्ट काम्ट पहले वैज्ञानिक थे, विद्वान थे समाजशास्त्र के, जिन्होंने व्यवस्थित तौर पे समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में अध्ययन करने की शुरुआत की थी। तो यहाँ पे ये थोड़ा अर्थ में जब हम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा इसके बेसिक हिस्ट्री में जा रहे हैं। तो अपन देख रहे हैं फ्रांस के विद्वान थे अगस्ट काम्ट। 1838 में पहली बार इन्होंने आपका समाजशास्त्र नाम दिया इस विषय को। इसलिए ही हम अगस्ट काम्ट को क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र का जनक। क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। अगर आपसे पूछा जाए कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी किसे कहा जाता है तो किसको कहेंगे, अगस्ट काम्ट को कहेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब अपन आते हैं अर्थ में। अगस्ट काम्ट एक विद्वान थे। अगस्ट काम्ट ने कुछ अर्थ बताया होगा समाजशास्त्र का। उसके बाद आपके दुनिया भर के विद्वान आएंगे आगे, हमको बहुत जरूरत नहीं पड़ना है, फिर भी 2 4 10 नाम आपको याद रहना चाहिए। एक अगस्ट काम्ट का नाम याद रख लीजिए, एक इमाइल दुर्खिम का नाम याद रख लीजिए, एक आपका स्पेंसर का नाम याद रख लीजिए, एक आपका मैक्स वेबर का नाम याद रख लीजिए, एक कार्ल मार्क्स का नाम याद रख लीजिए। ये बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध विद्वान थे समाजशास्त्र के। तो अगस्ट काम्ट, दुर्खिम, मैक्स वेबर, कार्ल मार्क्स, स्पेंसर, ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं। अब इन्होंने हर एक चीज़ को अपने नज़रिए से देखा। तो समाजशास्त्र का अर्थ आप अगस्ट काम्ट से पूछेंगे तो इन्होंने कुछ बताया, दुर्खिम से पूछेंगे उन्होंने कुछ बताया, स्पेंसर से पूछेंगे उन्होंने कुछ बताया। तो हम देखते हैं कि भैया हम सबका अलग अलग तो नहीं पढ़ सकते, 2 नंबर या 4 नंबर के लिए पढ़ना है हमने को, सोशियोलॉजी में पीएचडी तो करना नहीं। तो काम्ट क्या बोले, दुर्खिम क्या बोले, स्पेंसर क्या बोले, हमको उससे मतलब नहीं है। हमको क्या लिखना है, हमको उससे मतलब है। तो एक लाइन में आपसे पूछेगा समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, तो एक लाइन में बताने के लिए आप बोल सकते हो समाजशास्त्र का अर्थ है सामाजिक जीवन का अध्ययन। क्या है, सामाजिक जीवन का अध्ययन। अब सामाजिक जीवन में बहुत सारे पहलू होंगे, आगे हम उसको डिटेल करते जाएंगे। मैं अभी एक लाइन में अगर आपसे पूछा समाजशास्त्र का अर्थ बताइए तो सामाजिक जीवन का अध्ययन ही समाजशास्त्र कहलाता है। जैसे आप क्या बोलते हैं, समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, आप किसी अननोन पर्सन से पूछेंगे समाजशास्त्र में क्या पढ़ते हैं तो आप बोलोगे समाज पढ़ते हैं। तो कई लोग लिख देते हैं समाज का अध्ययन समाजशास्त्र है। क्लियर है ना। आप भी अगर मैं आपसे पूछता कि समाजशास्त्र क्या है तो आप आसानी से बोल सकते हो समाज का अध्ययन ही समाजशास्त्र है। पर मैं यहाँ पे बोलूंगा कि ये थोड़ा सा गलत है। समाज का अध्ययन समाजशास्त्र नहीं है, सामाजिक जीवन का अध्ययन। अब समाज और सामाजिक जीवन में क्या अंतर है, आगे जाते जाएंगे, डिटेल करते जाएंगे। समाज का अध्ययन आपका होता है एंथ्रोपोलॉजी में। कौन सा विषय में होता है, मानव शास्त्र में अपन समाज का अध्ययन करते हैं। ठीक है, वो आपके काम की चीज नहीं, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि सामाजिक जीवन का अध्ययन ही आपका क्या कहलाता है, समाजशास्त्र। ठीक है, ये जितने भी विद्वान हुए हैं आपका, अगस्ट काम्ट से लेके, मैक्स वेबर से लेके, कार्ल मार्क्स से लेके, स्पेंसर से लेके, दुर्खिम से लेकर जितने भी समाजशास्त्र के विद्वान हुए, उन्होंने अपने अपने मत दिए कि समाजशास्त्र का अर्थ ये है, समाजशास्त्र की परिभाषा ये है। मैं आपको पहले बताया कि उन सभी के मत और अर्थों को हमको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी हम कोशिश करते हैं कि इन सभी के जिस्ट को निकाला जाए, निचोड़ को निकाला जाए। तो क्या होता है, सामाजिक जीवन का अध्ययन, या अपन इसको बोलते हैं सामाजिक संबंधों का अध्ययन। क्या बोल सकते हैं, सामाजिक संबंधों का अध्ययन। समाजशास्त्र क्या है, तो आप एक बार बोल सकते हो सामाजिक जीवन का अध्ययन, आप एक बार बोल सकते हो कि सामाजिक संबंधों का अध्ययन, या आप इसको बोल सकते हो कि सामाजिक समूहों का अध्ययन। मतलब समाज में अलग अलग समूह होते हैं ना, तो इसको आप बोल सकते हो सामाजिक समूहों का अध्ययन। या इसको आप बोल सकते हो सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन। ये 3-4 टाइप की परिभाषा हो सकती है। अर्थ को 3-4 टाइप से बता सकते हैं, आपको जो सूटेबल लगे आप तीनों चारों याद रख लीजिए। जहाँ पे जो आपको सूटेबल याद आए आप वहाँ पे लिख दीजिए। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है, तो सामाजिक जीवन का अध्ययन भी हो सकता है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन भी हो सकता है, सामाजिक समूहों का अध्ययन भी हो सकता है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का भी अध्ययन भी हो सकता है। तो ये समाजशास्त्र के अर्थ में हमको यहाँ पे जाना। आप ये उम्मीद कर रहे होंगे, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं पढ़ते पढ़ते, तो उनको परिभाषा लिखना होता है। तो लिखने वालों के लिए मैं एक बार रिपीट करता हूँ। तो आप लिख सकते हो समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है।
क्या बोलेंगे अपन परिभाषा, अगर थोड़ा व्यवस्थित परिभाषा चाहते हैं ना अपन, तो व्यवस्थित परिभाषा लिखने के लिए अपन क्या बोलेंगे, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत सामाजिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये आपका 30 शब्द में बहुत अच्छी परिभाषा हो जाएगी। आपको लिखने आया समाजशास्त्र का अर्थ बताइए, 30 शब्द में आया तो ये लिखेंगे, 60 शब्द में आया तो आप इनको इंक्लूड करते जाएंगे कि समाजशास्त्र के अर्थ में कि सामाजिक जीवन का अध्ययन है, सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, सामाजिक समूहों का अध्ययन है, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन है। तो समाजशास्त्र के अर्थ की परिभाषा जब आपको लिखना, समाजशास्त्र का अर्थ समझाइए जब आपको लिखने को आएगा तो आप क्या लिखेंगे, समाजशास्त्र समाज का एक समग्र इकाई के रूप में अध्ययन करने वाला सामाजिक विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम सामाजिक संबंधों एवं सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन करते हैं। ये परिभाषा आपके लिए पूरा समाजशास्त्र को समझाने के लिए अपने आप में उपयुक्त है। क्लियर है? तो यहाँ पे आपको समझ में आया कि समाजशास्त्र का अर्थ क्या है। मैं आपको बहुत शॉर्ट में पढ़ाने आया हूँ। समाजशास्त्र का अर्थ की पूरी 60 मिनट की क्लास हो सकती है, पर मुझे लगता है कि ज़्यादातर चीज़ें आप लोगों ने पढ़ी होंगी पहले या नहीं भी पढ़ी होंगी, तो हमारे काम का इतना ही है। हम एक एक टॉपिक को इतनी देर ही पढ़ेंगे। ये कीवर्ड्स आपको याद होना चाहिए। अर्थ, जैसे आपको जैसे कई लोग क्या होते हैं पूरा समाजशास्त्र पढ़ लिए रहते हैं और उनको समाजशास्त्र का जनक कौन है ये नहीं पता होता है। आप समाजशास्त्र पूरा पढ़ लिए और आपसे पूछा गया समाजशास्त्र का जनक कौन है और आप नहीं बता पाए, तो लोग आपके बारे में इमेज बनाते हैं, वाह क्या पढ़ा, इसको समाजशास्त्र का जनक ही नहीं पता है। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग समाजशास्त्र का जनक आपको नहीं भी पता होगा तो कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है, उसकी ज़रूरत नहीं। लेकिन फिर भी हमारा बेसिक जीके भी बना रहे, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री भी इसको ऐड किया। तो समाजशास्त्र का अर्थ क्या है? तो समाजशास्त्र के अर्थ को सामाजिक जीवन का अध्ययन, सामाजिक संबंधों का अध्ययन, सामाजिक समूहों का अध्ययन, सामाजिक अंतःक्रियाओं का अध्ययन समाजशास्त्र कहलाता है। उसके अलावा जो मैंने आपको डेफिनेशन लिखवाया उस डेफिनेशन में इनको आप ऐड करेंगे। समाजशास्त्र का बेसिक इतिहास भी हमको पता चल गया कि फ्रांस के विद्वान अगस्ट काम्टे ने 1838 में पहली बार इस विषय को समाजशास्त्र का नाम दिया था। इसलिए प्रारंभिक विद्वान जिसके बारे में हम जानते हैं वो है अगस्ट काम्ट। इसलिए समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है? अगस्ट काम्ट को कहा जाता है। तो ये जो पहला टॉपिक है आपका समाजशास्त्र का अर्थ, ये यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बताया कि 3-4 टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और ऐसे कीवर्ड्स वाले ये आपके क्लासेस हैं जिनको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा समाजशास्त्र को, उनके लिए क्लासेस बिल्कुल उपयुक्त नहीं। मैं शुरू के 2 मिनट में आपको बता दिया, बाद में आप गाली मत दीजिए, कह रहे बाप रे हम तो इतना देर देख लिए, ये तो बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं। शॉर्ट नहीं है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 50 नंबर का समाजशास्त्र है, उसमें 2, 4, 10 और 12 नंबर के प्रश्न हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम सभी चीज़ों को पढ़ेंगे। और आपको टॉपिक भी सेलेक्ट करना आना चाहिए कि कौन सा टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और कौन से टॉपिक से लॉन्ग आंसर्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो मुझे नहीं लगता, ये मेरा व्यक्तिगत मत है, कि अर्थ से 2 या 4 नंबर से ज़्यादा बड़ा प्रश्न आएगा, और 2 या 4 नंबर का प्रश्न आएगा तो इतनी चीज़ें मोर देन सफिशिएंट होंगी। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग समझदार हैं। ठीक है, तो हम देखें पहला जो समाजशास्त्र का हमारा टॉपिक था समाजशास्त्र का अर्थ, तो वो तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब अर्थ के बाद आपका क्या है? क्षेत्र। क्या है? क्षेत्र। क्षेत्र को अपन बोलते हैं स्कोप ऑफ सब्जेक्ट, या सोशियोलॉजी का स्कोप क्या है ये अपन बोलते हैं। ठीक है, तो अपन यहां पे देखते हैं कि समाजशास्त्र का पहला अपन पढ़े अर्थ, अब पढ़ेंगे क्षेत्र। क्षेत्र को अपन बोलते हैं स्कोप। क्लियर है? अब क्षेत्र मतलब क्या? समाजशास्त्र छत्तीसगढ़ तक है कि मध्य प्रदेश तक है कि भारत तक है कि यूरोप तक है, ऐसा क्षेत्र कि समाजशास्त्र का क्षेत्र कहाँ है? अमेरिका में पड़ता है कि भारत में पड़ता है कि यूरोप में पड़ता है? क्षेत्र का क्या मतलब समझ रहे हैं? इसीलिए एरिया नहीं बोला गया, क्या बोला गया? स्कोप बोला गया। तो समाजशास्त्र एक विषय है, हर विषय का अपना एक क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए अपन बोलते फिजिक्स, तो ये पंखा कैसे चल रहा है ये फिजिक्स के क्षेत्र में है कि नहीं है? तो आप बोलोगे है। समझ रहे हो ना कि मैं बोलूँगा ये पंखा कैसे चल रहा है ये फिजिक्स के क्षेत्र में है कि नहीं, तो आप बोलोगे कि है। समझ में आ रहा है? और मैं बोलूँगा कि बंदर का पाचन तंत्र कैसा होता है, वो फिजिक्स के क्षेत्र में है क्या, तो आप बोलोगे कि नहीं है, वो बायोलॉजी के क्षेत्र में है। मतलब समझ रहे हो ना कि हर एक विषय का अपना क्षेत्र होता है, वो उस क्षेत्र का अध्ययन करता है। तो समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है? समाजशास्त्र किस चीज का अध्ययन करेगा? तो उसके अर्थ से क्लियर है कि समाजशास्त्र किस चीज का अध्ययन करेगा, तो पूरे समाज का अध्ययन नहीं करेगा। अगर समाज का अध्ययन करता है तो वो एंथ्रोपोलॉजी में चले जाता। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? तो आपको याद रखना है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, वो आपका अर्थ को ही अगर आप बेहतर तरीके से समझ गए तो आप क्षेत्र को बेहतर तरीके से परिभाषित कर लोगे। लेकिन फिर भी चलिए, अगर आप अर्थ से ही क्षेत्र पढ़ लेते तो फिर मुझे क्षेत्र पढ़ाने की जरूरत क्या पड़ती। अब यहाँ पे फिर से आप वो जितने दुनिया भर के विद्वान के नाम आप जानते हैं समाजशास्त्र में, कांट, दुर्खिम, स्पेंसर, है ना, कार्ल मार्क्स, तो इन सब के बारे में जब आप पढ़ेंगे, इनका अलग अध्ययन है समाजशास्त्र में। तो इनका कोई बोलता है कि समाजशास्त्र
सब चीज पढ़ाता है, मतलब सब चीज का अध्ययन करेगा। समाज मतलब समाज में तो हर चीज आता है ना। तो कई लोग ये बोल देते हैं कि फिजिक्स भी पढ़ रहा हो तो समाज के अंदर ही तो पढ़ रहा हो भैया, तो समाजशास्त्र का क्षेत्र कैसे नहीं होगा। आप मेडिकल साइंस पढ़ रहे हो तो समाज के लिए ही तो पढ़ रहे हो, समाज के अंदर ही तो पढ़ रहे हो, तो समाजशास्त्र का भाग कैसे नहीं होगा। जबकि कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं यार, समाजशास्त्र का मतलब ये है कि समाज के कुछ स्पेसिफिक चीजों को पढ़ रहे हैं अपन, सामाजिक जीवन को पढ़ रहे हैं, सामाजिक संबंधों को पढ़ रहे हैं, सामाजिक अंतःक्रियाओं को पढ़ रहे हैं। पंखा कैसे काम कर रहा है उसका समाजशास्त्र से कोई लेना देना नहीं है। तो कुछ लोगों का ऐसा मत है, तो यहाँ पे मत भिन्नता है समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर। तो तय है कि कुछ लोग समाजशास्त्र के क्षेत्र को ज्यादा बड़ा मानते होंगे और कुछ लोग ज्यादा छोटा मानते होंगे। तो जो भी, जब हम सभी चीजों को एक साथ शामिल कर लेते हैं कि सब पढ़ेंगे, तो वहां पे विशिष्टता आएगी क्या? नहीं आएगी। वहां पे क्या आएगी? सामान्यता आएगी। क्या आएगी? सामान्यता, कि जनरलाइज्ड कर दिया कि सभी चीज को पढ़ना है। तब आप एक एक चीज के बारे में विशिष्ट अध्ययन नहीं कर सकते। लेकिन कोई बोला नहीं, समाजशास्त्र में हमको स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना है, सामाजिक संबंधों को पढ़ना है, सामाजिक जीवन को पढ़ना है, सामाजिक अंतःक्रिया को पढ़ना है, तब वो आप स्पेसिफिक विशिष्ट अध्ययन करोगे ना, कि सामाजिक संबंध के बारे में ही पढ़ोगे, फिर आप दुनिया भर की चीजों के बारे में नहीं पढ़ोगे। तो इसलिए क्या किया गया है कि आपका समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर विद्वानों में मतभेद है। कोई बोलता है बहुत बड़ा क्षेत्र होना चाहिए, कोई बोलता है कि समाजशास्त्र का क्षेत्र छोटा होना चाहिए। तो अपन ये देखते हैं कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर दो टाइप के मत हैं हमारे विद्वानों में। एक को अपन बोलते हैं स्वरूपात्मक। क्या बोलते हैं? स्वरूपात्मक। इसी को बोलते हैं विशिष्टात्मक। क्या बोलते हैं? विशिष्टात्मक। विशिष्टात्मक। क्लियर? तो समाजशास्त्र का स्वरूप क्या है, यह क्षेत्र कैसा होगा, तो उसको अलग अलग विद्वान अलग अलग मत में रखे हैं। इसको अपन बोलते हैं स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक मत। और जो दूसरा वाला मत है उसको अपन बोलते हैं समन्वयात्मक। क्या बोलते हैं? समन्वयात्मक। समन्वय से बना है समन्वयात्मक, दोनों का अपन समझेंगे। तो समन्वयात्मक मत या संप्रदाय, ये दोनों को मत या संप्रदाय बोलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या है, तो आप अगस्त कांट और दुर्खिम से तो कम समाजशास्त्र जानते हो ना, तो आप अपने से निर्धारित नहीं करेंगे। जो पहले के विद्वानों ने पढ़ा के गया है, हम उसका निष्कर्ष निकालने का कोशिश करेंगे, उसका एनालाइज हम करेंगे, उस चीज को एनालाइज हम करेंगे कि समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होना चाहिए। तो पहले चीज तो याद रखिए कि क्षेत्र के, समाजशास्त्र का क्षेत्र क्या होगा, उसके संबंध में दो मत प्रचलित हैं। कुछ विद्वान बोलते हैं कि स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक मत होना चाहिए। अब यहां पे मैं आपको पहले बताया स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक मतलब क्या है, कि समाजशास्त्र में कुछ सीमित क्षेत्रों का अध्ययन किया जाए, कि सामाजिक नियम क्या होते हैं, सामाजिक संबंध क्या होते हैं, सामाजिक जीवन कैसा होता है, सामाजिक अंतःक्रियाएं क्या है, बस इन्हीं चीजों का अध्ययन करना ही समाजशास्त्र है। मतलब वो दुनिया भर की चीजें नहीं पढ़ना है। बोलते हैं कि पंखा कैसे चल रहा है, बिजली कैसे चल रहा है, कोयले का उत्पादन कैसे हो रहा है, इसका समाजशास्त्र में कोई लेना देना नहीं है। वो बोलते हैं केवल समाजशास्त्र में सामाजिक संबंधों का, सामाजिक नियमों का, सामाजिक अंतःक्रियाओं का मतलब है बोलते हैं। तो इनका क्षेत्र क्या होगा, सीमित होगा। लेकिन कम कंटेंट होने के कारण वो हर चीज को क्या करेंगे, विशिष्ट तौर पे पढ़ेंगे ना, हर चीजों का स्पेशलाइज्ड अध्ययन करेंगे ना। तो इनका मत क्या कहला जाएगा, ये समाजशास्त्र के स्वरूप पे बल देते हैं। किस पे बल देते हैं? स्वरूप पे। इसलिए वो विशिष्ट अध्ययन करते हैं। तो स्वरूपात्मक शब्द क्यों आया, विशिष्टात्मक शब्द क्यों आया, ये क्लियर है। तो समाजशास्त्र को क्षेत्र को लेके दो टाइप की अवधारणा है। पहली अवधारणा जो समाजशास्त्र के क्षेत्र को सीमित मानते हैं, उसमें अपन क्या देखते हैं, उस मत को क्या बोला गया है, स्वरूपात्मक मत या विशिष्टात्मक मत। याद रखना है कि इसका जो क्षेत्र है वो काफी सीमित होता है। ठीक है, तो ये सीमित क्षेत्र का अध्ययन करते हैं। और विशिष्ट अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? समाजशास्त्र का विशिष्ट अध्ययन करते हैं। ठीक है। समन्वयात्मक, समन्वय शब्द, समन्वय शब्द जानते होंगे आप लोग। समन्वय शब्द का इंग्लिश वर्ड क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन। ठीक है। समन्वय क्यों नाम दिए, समन्वयात्मक क्यों नाम दिए, कोऑर्डिनेशन शब्द क्यों आया? कोऑर्डिनेशन कब होता है? आप अपने अकेले में कोऑर्डिनेशन करते हो क्या कभी? नहीं। कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब एक से ज्यादा इकाइयां होंगी। समझ रहे हो ना? समन्वय कब होता है? जब बहुत सारी चीजों को मिला के हमको व्यवस्थित ढंग से करना हो, तब समन्वय की आवश्यकता होती है ना। तो समाजशास्त्र में अगर आप केवल सीमित क्षेत्र को पढ़ते, केवल कुछ चीजों का विशिष्ट अध्ययन करते हैं, तो समन्वय की आवश्यकता नहीं है। समन्वयात्मक शब्द इसीलिए आया कि समाजशास्त्र को दुनिया भर के अलग विषयों को शामिल करके पढ़ना है। इतिहास भी समाजशास्त्र में पढ़ना है, मानव शास्त्र भी समाजशास्त्र में पढ़ना है,
भूगोल भी समाजशास्त्र में पढ़ना है, इकोनॉमिक्स भी समाजशास्त्र में पढ़ना है। तो बहुत सारे विषयों को जब शामिल करोगे तो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी? समन्वयात्मक। तो अपन क्या बोल रहे हैं कि दो टाइप के मत है, एक बोलता है कि हर एक चीज समाजशास्त्र है, वो मत क्या कहलाएगा? समन्वयात्मक। और एक कहता है कि समाजशास्त्र में हमको 3-4 स्पेसिफिक चीजों को पढ़ना है, वो क्या कहलाएगा? स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक। तो इन दोनों में अंतर क्या है कि ये इसका क्षेत्र क्या होगा? समन्वयात्मक का क्षेत्र क्या होगा? विस्तृत होगा। क्या होगा? विस्तृत होगा। और ये समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान बनाना चाहेगा या सामान्य विज्ञान बनाना चाहेगा? ये क्या करेगा? समाजशास्त्र को एक विशिष्ट विज्ञान की तरह पढ़ना चाहता है, और ये क्या करना चाहेगा? समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान की तरह पढ़ना चाहता है। क्लियर है? तो समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेके हमारे पास दो मत हैं। एक मत है आपका स्वरूपात्मक या विशिष्टात्मक मत, और दूसरा मत क्या है आपके पास? समन्वयात्मक मत। क्लियर है? तो इन दोनों मतों की विशेषता क्लियर है? इन दोनों मतों के बारे में क्लियर हो गया? क्या आपसे पूछेगा कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को लेकर या समाजशास्त्र के क्षेत्र के संबंध में स्वरूपात्मक मत को समझाइए या विशिष्टात्मक मत को समझाइए। ये प्रश्न हो सकता है ना 2 या 4 नंबर का। या दूसरा प्रश्न हो सकता है कि समाजशास्त्र के क्षेत्र को समझाइए। क्षेत्र को समझाना मतलब दोनों को आपको लिखना पड़ेगा, दोनों के बारे में बताना पड़ेगा। जब आपको समाजशास्त्र के इन दोनों मत से किसी के बारे में स्पेसिफिक पूछ दिया कि समाजशास्त्र के समन्वयात्मक मत को समझाइए, तो आप लिख लेंगे ना समन्वयात्मक मत क्या है। तो समन्वयात्मक मत क्या है? ज्यादा ब्रॉड है, ये समाजशास्त्र में ज्यादा से ज्यादा चीजों को शामिल करता है, इसलिए इसका क्षेत्र विस्तृत हो जाता है। और समाजशास्त्र को कैसा विज्ञान बनाना चाहता है? ये सामान्य विज्ञान। कैसा बनाना चाहता है? सामान्य विज्ञान बनाना चाहता है। क्लियर है? इतना समझ में आया? प्रकृति को लेके जब अपन अन्य विज्ञानों से इसका संबंध, आगे एक टॉपिक है कि समाजशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध, तब प्रकृति को वहां पे डिस्कस करेंगे अपन, जो तीसरा टॉपिक हमारे पास है। यहाँ पे हमारे 2 टॉपिक खत्म हुए। पहला टॉपिक था समाजशास्त्र का अर्थ और दूसरा टॉपिक था समाजशास्त्र का क्षेत्र। किसी को कोई डाउट तो आप नीचे कमेंट कीजिए, हम आपको उसका लिंक भेजेंगे। यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? अब ये देखिए, आपका ये हो गए आपके 2 टॉपिक। तीसरा टॉपिक होता है समाजशास्त्र का महत्व। ये मोस्ट कॉमन टॉपिक है, इसको आपको अपने से लिखना चाहिए, लेकिन अपने से लिखने के लिए आपको इस विषय को जानना पड़ेगा ना, इस विषय का प्रभाव क्या है, इस विषय की आवश्यकता क्यों है। वहां पे जाइए कि इस विषय की आवश्यकता क्यों है। मैं बोल रहा हूं कि समाजशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है, ये समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका क्या है पता है? आप तुलना कीजिए अमेरिका के प्रशासन में और भारत के प्रशासन में। आप तुलना कीजिए एक बार। आप डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, आप आईएएस बन रहे हैं, आप ब्यूरोक्रेट बन रहे हैं, कोई भी, तो आपको ये देखना है कि आपको ये सब क्यों पढ़ाने की आवश्यकता है। तो भारत जैसा देश और अमेरिका जैसा देश, क्या दोनों अपने देश को चलाने के लिए सेम प्लानिंग के साथ चलते हैं, सेम नियम कानून के साथ चलते हैं? दोनों की योजनाएं एक टाइप की होती हैं? या विश्व में जो भी 192 194 देश है, सभी का नियोजन अलग है ना, सभी की आवश्यकताएं अलग है ना, सभी का शासन करने का तरीका अलग है ना, लेकिन सभी का उद्देश्य तो एक ही है ना, ज्यादा से ज्यादा जनता का हित। लेकिन भाई अमेरिकी जनता के हित के लिए जो कार्यक्रम चलने चाहिए, मान लीजिए अमेरिका में 90-95% लोग गरीबी रेखा से ऊपर है या आप अमीर लोग हैं, तो क्या उनको 1 रुपये किलो का चावल की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। उनके लिए उद्योगों को बढ़ावा देने का ज्यादा वो है। अब भारत में आप बोलोगे उद्योग को बस चलाऊंगा, तो आपको तो 1 रुपये किलो का चावल का योजना भी जरूरी है ना। तो ये आप कैसे समझेंगे कि देश को चलाने के लिए क्या चीजें जरूरी है? जब आप देश में निवास करने वाले समाज को समझेंगे, तब आप देश में योजनाएं क्या चलानी चाहिए, देश का आपका प्लानिंग क्या होना चाहिए देश को आगे बढ़ाने के लिए, तब आप ज्यादा बेहतर तरीके से समझेंगे। क्लियर हो रहा है? समझ रहे हो ना कि महत्व क्या है? तो महत्व में कुछ कुछ पॉइंट्स आपके होंगे कि भाई भारत जैसे विकासशील देश में समाजशास्त्र का महत्व और ज्यादा है। अमेरिका तो विकसित देश है, ठीक है, रसिया तो विकसित देश है, ब्रिटेन तो विकसित देश है, इनके यहाँ सरकारों के लिए करने के लिए बहुत कुछ नहीं बचा। मतलब सरकार ने लोगों को इस स्टेटस पे पहुंचा दिया है कि हाँ सभी का जीवन काफी खुशहाल है। भारत एक विकासशील देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या वाला देश है और बहुत ज्यादा भिन्नात्मक समाज वाला देश है। अब बोलते हैं ना अनेकता में एकता भारत की विशेषता, इतनी ज्यादा भिन्नता है भारत में। आप अपने आजू बाजू देखिएगा, आपका दोस्त कोई ब्राह्मण है, उसका सामाजिक कल्चर अलग है, कोई बनिया है उसका सामाजिक कल्चर अलग है, कोई ट्राइब से है उसका सामाजिक कल्चर अलग है, कोई शेड्यूल कास्ट से है उसका सामाजिक कल्चर अलग है। तो आप देखिए अलग अलग समाजों में अलग अलग कल्चर है, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं, उनकी अलग अलग आवश्यकताएं हैं। इसलिए भारत जैसे विकासशील देश में और बहुत बड़ी जनसंख्या वाले देश में और बहुत विस्तृत समाज है हमारा, बहुत भिन्नात्मक समाज है, ऐसे देश में समाजशास्त्र का महत्व और बढ़ जाता है।
क्योंकि जब समाजों का अध्ययन होगा तब उनकी समस्याएं सामने आएंगी, तब उनकी आवश्यकताएं सामने आएगी, तब शासन बेहतर तरीके से उनके लिए योजनाएं और नियोजन कर पाएगा। क्लियर हो रहा है? तो भारत जैसे विकासशील देश में तो और ज्यादा हमारे पास स्कोप है ना। तो अपन ये देखते हैं कि आपका समाजशास्त्र की का महत्व क्या है। तो समाजशास्त्र के महत्व में आपको ये लिखना है कि आपका संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक जानकारी मिलती है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा, आप लोग उसको अपने नोट्स में भले लिख लेंगे। संपूर्ण मानव क्या बोलेंगे अपन? संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन होता है। क्या होता है? संपूर्ण मानव समाज के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन। आपसे क्या पूछा गया है? समाजशास्त्र का महत्व। तो आप क्या लिख रहे हैं? पहला महत्व यह है कि विश्व में या किसी भी देश में जितने भी प्रकार के मानव समाज हैं सभी के बारे में वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है। ठीक है। दूसरा क्या किया गया है कि भाई समय के साथ साथ सभी समाज की परिस्थितियां बदलती हैं। तो ये आपका जो दूसरा पॉइंट होगा ये है नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन। क्या होगा समाजशास्त्र के अध्ययन से? क्या होगा कि नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन। भाई 1970 की बात अलग थी, 1980 की बात अलग थी, 2000 की बात अलग थी, 2020 की बात अलग है। तो जैसे जैसे समाजशास्त्र का अध्ययन होता जाएगा तो नवीन सामाजिक परिस्थितियों से अनुकूलन आपका होगा। पहला महत्व क्या है आपका? संपूर्ण मानव समाज के बारे में आपका वैज्ञानिक अध्ययन ये करता है। ठीक है। अब मैं जो आपको चीज बता चुका कि समाजशास्त्र का और क्या महत्व है, तो जो आपका प्लानिंग है, क्या है? जितने भी प्रकार के प्लानिंग है और जो आप डेवलपमेंट करना चाहते हैं, जब आप समाज को समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो आपका समाजशास्त्र का तीसरा महत्व क्या है? सामाजिक नियोजन एवं विकास में सहायक। सामाजिक नियोजन एवं विकास में सहायक। समाजशास्त्र के महत्व अपन 4-6 पॉइंट 8 पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसमें से 3-4-5 पॉइंट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। और याद भी क्या रहना चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं उसके बाद आपका एक दिमाग में पिक्चर चल रहा है ना कि समाजशास्त्र का महत्व, तो हम सोच के बता रहे हैं कि समाजशास्त्र का महत्व क्या क्या है। हम रट के नहीं बता रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि समाजशास्त्र का महत्व क्या है। तो जैसे हमने चर्चा किया कि अलग अलग समाज है विश्व में, अलग अलग समाज की समस्याएं अलग हैं, उनकी डिमांड्स अलग हैं, तो ये सब पॉइंट्स वहीं से आ रहे हैं ना। अब अपन आते हैं चौथे पॉइंट पे। तो मैं आपको बताया कि चौथा पॉइंट क्या है? सामाजिक समस्याओं की पहचान। क्या होता है समाजशास्त्र के अध्ययन से? क्या होता है? सामाजिक समस्याओं की पहचान। और पहचान बस करना उपलब्धि नहीं है, पहचान करके हम उसका क्या करते हैं? उन्मूलन। क्या करते हैं? उन्मूलन, उनको रेक्टिफाई करते हैं। क्लियर हुआ? 4 चीजें हुई समाजशास्त्र के अध्ययन के महत्व में। 4 पॉइंट आपके पास क्लियर है। आपका 5वां पॉइंट क्या है कि आपका जो लोकतंत्र है, आपका देश लोकतांत्रिक देश है ना, लोकतंत्र में जनता सबसे महत्वपूर्ण होती है और जनता मतलब समाज में निवास करती है। तो लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक। लोकतंत्र सफल आपका तब होगा जब लोकतंत्र में बैठी हुई सत्ता समाज को समझे, समाज के बारे में जाने। तो समाज को समझने और जानने के लिए क्या चाहिए? समाजशास्त्र चाहिए। क्या चाहिए? समाजशास्त्र। और समाजशास्त्र का अध्ययन चाहिए। तो अपन क्या बोल रहे हैं? लोकतंत्र को सफल बनाने में सहायक। कितने पॉइंट हो गए हमारे पास? 5 पॉइंट अभी तक हुए। ठीक है। अब अपन को चेंज चाहिए, बोलते हैं परिवर्तन प्रकृति का नियम है, लेकिन चेंज कैसा चाहिए? चेंज मतलब एक पॉजिटिव चेंज भी होता है, एक नेगेटिव चेंज भी होता है। हम आदि मानव से आज सभ्य मानव बने, सभ्य मानव से फिर आदि मानव बन सकते हैं, वही तो चेंज है ना। लेकिन चेंज कैसा होना चाहिए? तो हम पॉजिटिव चेंज चाहेंगे ना हमेशा। तो परिवर्तन का स्वरूप क्या होना चाहिए उसका निर्धारण हम समाजशास्त्र का अध्ययन करके कर सकते हैं। तो परिवर्तन के स्वरूप के निर्धारण में सहायक। समझ रहे हैं आप लोग बात को? केवल रटना नहीं है, इसको लिख के रटने का कोशिश मत कीजिए। जो भी बात अपन लिख रहे हैं, जो भी पॉइंट अपन यहाँ पे बता रहे हैं, उसका आपको तर्क बता रहे हैं कि ऐसा क्यों है। सामाजिक परिवर्तन होना चाहिए, पर परिवर्तन का स्वरूप क्या होना चाहिए वो आप तभी बेहतर तरीके से निर्धारित कर पाएंगे जब आप समाजशास्त्र को जानते हैं, समाजशास्त्र को आप पढ़ते हैं। ठीक है। समाजशास्त्र का जब आप अध्ययन करते हैं ना, तो आप समाजशास्त्र को बहुत अच्छे से आप क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। तो समाजशास्त्र पढ़ते पढ़ते एक समाजशास्त्री एक समाज का अध्ययन करते करते बता देता है कि इस समाज में भविष्य में क्या समस्याएं आ सकती हैं। तो यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है कि भावी
समस्याओं की पहचान एवं निवारण के उपाय। जब आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो भावी समस्याओं की पहचान कर सकते हैं और उसके निवारण के उपाय कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे आपके क्या होते हैं, सामाजिक विधान जो समाज से प्रत्यक्ष जुड़े होते हैं, तो उनके सामाजिक विधानों के निर्माण में सहायक। क्या है? सामाजिक विधानों के निर्माण में सहायक। ये आपके समाजशास्त्र के 8 पॉइंट्स, अपन समाजशास्त्र के महत्व पे 8 पॉइंट्स यहाँ पे आपको बताए हमने। अभी 8 पॉइंट्स रटने की कोशिश मत कीजिए, मुझे लगता है जरूरत भी नहीं पड़ेगी यदि आप समझ रहे हैं, इस वीडियो को ध्यान से पढ़ रहे हैं